Welcome to everyone. This is for class 6, history chapter number 2. हंटर गैदरर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. सिर्फ हंटर गैदरर्स ही नहीं, हंटर गैदरर्स से हम कैसे फूड प्रोड्यूसर कैसे बन गए. ठीक है, इसके पहले चैप्टर में भी हम हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. यहाँ पे पर्टिकुलरली हम जो है हंटर गैदरर्स से लेकर के एक हम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट कैसे बन गए इसके बारे में है. ठीक है, जब हम हंटर गैदरर्स थे तो उसको उस स्टेज को जो है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में डिवाइड किया गया था. ठीक है, और इस एज में जो है हमें जो टूल्स मिले वो स्टोन से बने हुए थे. पैलियोलिथिक का मतलब ही होता है ओल्ड स्टोन. ठीक है, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन. ठीक है, इस तरीके से जो है इसको स्टोन एज या आइस एज भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल ही कोल्ड फ्रीजी एनवायरनमेंट था और जिस टूल्स का यहाँ पे यूज़ किया गया था वो स्टोन था. तो इसको दो नामों से ये एरा जो है वो फेमस है. कभी कभी हम इसे स्टोन एज बोल देते हैं, कभी कभी आइस एज भी बोल देते हैं. ठीक है, तो इसकी बिगिनिंग जो है हम यहाँ पे किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं. द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोड्यूस. फूड कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो इसका सबसे पहला जो स्टार्टिंग हुआ वो हुआ क्लाइमेटिक रिएक्शंस. जो क्लाइमेट था जिसे हम फ्रीजिंग कोल्ड कह रहे हैं वो धीरे धीरे वार्म होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो बर्फ़ थी वो जो है ऑब्वियस, अगर गर्मी होगी, अगर क्लाइमेट में जो है वो वार्म आएगा तो वो बर्फ़ जो है पानी में तब्दील हो जाएगा एज़ यूजुअल. और उसके बाद जो है जहाँ पर भी पानी अवेलेबल होता है, आप खुद सोचिए थोड़ा सा, अगर एक मॉडरेट टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, और अगर एबिलिटी ऑफ वाटर है और क्योंकि बर्फ़ जो है हट चुकी है तो अब सॉइल है और पानी है, तो ऑब्वियस वहाँ पे ग्रासेस तो ग्रो होंगे ही. मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ पे जो है वीट राइस ग्रो होना हो जाएगा, नहीं, वहाँ पे ग्रासेस तो ग्रो होगी ना. वाइल्ड ग्रासेस, जंगली घास फूस तो कुछ ना कुछ तो ग्रो होगा. धीरे धीरे इसी टेक्निक को देखते देखते हंटर गैदरर्स जो है वो उसको ऑब्ज़र्व करते थे, नेचर को ऑब्ज़र्व करते थे वो. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से एक जो है फ्रूट्स वगैरह कुछ ग्रो हुआ और किस तरीके से वो पकने के बाद जो है वो फ्रूट्स किस तरीके से ज़मीन पे नीचे गिरा, उसकी शीट्स इधर उधर बिखर गए और किस तरीके से कुछ दिनों के बाद उन्हीं शीट्स से फिर नया एक पौधा जर्मिनेट हुआ. इन चीज़ों को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और फिर उन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्रोसेस को स्टार्ट किया. ये हमारे हिस्टोरियंस जो है, आप कह सकते हैं कि एक अनुमान या आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं उन चीज़ों से हमें ऐसे इसी तरीके का कोई एक विकल्प जो है हमें वो मिल रहा है, क्योंकि ये लोग वीट बार्ले ये लोग ग्रो करते थे और खाते थे, क्योंकि इसके हमें एविडेंसेस मिले हैं. ओके, आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा. तो मैन स्टार्टेड कल्टीवेशन क्रॉप्स. बार्ले सीरियल्स को इन लोगों ने ग्रो करना शुरू किया. मतलब फूड प्रोड्यूसर आप और इन्हें आप फार्मर कहला सकते हैं. ठीक है, पर ऐसा नहीं कि जैसे कि आज हम जिन फार्मिंग को देख रहे हैं ट्रैक्टर वगैरह हल वगैरह चला करके, नहीं, हल्का फुल्का जो है जितना उनको आता था अपने नॉलेज से जो है या नेचर के ऑब्जर्वेशन से जो है ये करते थे. ठीक है, एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ मैन. दे स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल लाइफ. अब इसके दो रीज़न्स हैं और बहुत ध्यान से आपको सुनना है. दो रीज़न क्या है, सेटल लाइफ क्यों है या एग्रीकल्चर से लाइफ कैसे चेंज हुआ. देखो, सबसे पहले जब हंटर गैदरर्स थे तो हंटर गैदरर्स हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे और उसके काफ़ी सारे रीज़न्स भी हमने हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में पढ़े हैं.
ठीक है। एक रीज़न था पानी के तलाश में, एक रीज़न था हंटिंग के तलाश में निकलते थे, क्योंकि अगर वो एक जगह पर कहीं पर भी रुक जाते थे तो वहाँ के अवेलेबल जितने भी प्लांट हो या एनिमल हो, इन सोर्सेस को वो खा जाते थे। तो फिर उनको फोर्सफुली जब कुछ आसपास कुछ खाने के लिए बचता ही नहीं था, तो दे हैव टू मूव फॉर अनदर प्लेस। उनको जो है किसी दूसरी जगह पे जाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसी तरीके से वो लोग मूव करते थे। एनिमल्स जब झुंड में मूव करते थे तो इनको भी उनके शिकार के लिए मूव करना पड़ता था। पानी की तलाश में कहीं पर अगर एक जगह अगर पानी जो है सूख गया तो उनको पानी की तलाश में भी जाना पड़ता था। ठीक है। फ्रूट्स जो है वो सीजनल होते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से इन इन लोगों को बेसिकली ये लोग नोमैडिक या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, क्योंकि इनके पास खाने पीने की चीज़ें जो है वो सेटल्ड नहीं थी। ठीक है ना। वो हंटर गैदरर्स पे डिपेंड था, जो कि इनको भटक भटक के इधर उधर के फॉलो करके एनिमल्स को ही तभी मिल पाएगा। पर जब इनको एग्रीकल्चर मिल गया, अब एक ही जगह से जो है इन्हें अब कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। हंटिंग जो है फिर भी वो तो लक की बात है। कभी आपने शिकार बना लिया किसी को, और ऐसा भी हो सकता है किसी और ने आपको शिकार बना लिया, है ना। जिसको शिकार बनाने गए उसी ने आपका शिकार कर लिया, ये क्वाइट पॉसिबल है। तो शिकार जो है वो लक की बात होती है। पर एग्रीकल्चर जो है, आप खुद ही सोचिए, जो क्रॉप्स वगैरह सीरियल्स होते हैं उनको अगर आप अच्छी जगह पे स्टोर करके रख दे तो 1 साल 1.5 साल तक तो आराम से वो, अगर आपने ठीक से उसको रख दिया है तो वो नष्ट नहीं होगा। पर हंटिंग जो है, अगर आपने बड़े से एनिमल को अगर आपने हंट कर भी लिया है तो ज़्यादा दिन तक आप उसको प्रिजर्व करके रख नहीं सकते। फ्रिज तो होता नहीं था वहाँ पे, है ना। पर अभी भी अगर आप देखेंगे फ्रिज वगैरह में आप ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है ना। ऐसे मीट जैसे चीज़ों को, पर आप सीरियल्स को बहुत इजीली नॉर्मल टेम्परेचर में भी आप उसको रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे छूट गया कि एग्रीकल्चर जो है वो डेली केयर उसको करना पड़ेगा। आपको उसको वाटरिंग देना पड़ेगा, यानी पानी, उसमें कीड़े ना लग जाए, उसको कोई जो है उखाड़ ना दे वहाँ से रूट से, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर नीड्स केयर डे टू डे, एक आपको उसको देखना पड़ेगा। जैसे अगर आपने अपने बालकनी में अगर कुछ पौधे लगाए हैं तो उन पौधों को आपको डेली पानी देना पड़ता है। हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार आपको उसको खाद देना पड़ता है। आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है कि कहीं किसी पत्ते पे जो है वो कोई कीड़ा तो नहीं खा रहा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। ऑब्वियस, यहाँ पे धूप आ रही है या यहाँ पे धूप ज़्यादा आ रही है, उस प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप उसके साथ कुछ चेंजेस करते हैं। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर को भी वही लोग कर पाएंगे जो लोग वहाँ पे जो लोग भी एग्रीकल्चर करने लगे, उन लोगों को ही वहाँ पे जो है रुकना पड़ा। इसका एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बुक में है। तो उन लोगों ने खेत की साइड में अपना घर बनाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वो नोमैडिक से क्या हो रहे थे, सेटल्ड लाइफ। ठीक है। आगे आते हैं। मेन एज हर्डरर्स, इसी टाइम पे हमें सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक नया ऑक्यूपेशन उभरता हुआ नज़र नहीं आया, बल्कि हर्डिंग भी। ठीक है। जो कि हम एनिमल्स को अब हम डोमेस्टिकेट करने भी लगे हैं। जब नेचर चेंज हुआ तब हमने देखा कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे उनके पास अभी खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, क्योंकि मैंने कहा था किसी जगह पे कुछ ग्रो हो ना हो, कम से कम ग्रासेस तो ग्रो होंगे ही। ठीक है। तो इन ग्रासेस के ग्रो होने से ये जो ग्रास ईटर एनिमल्स है, हार्बिवोरस एनिमल्स है, इनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। और इन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, हंटर गैदरर्स ने, कि ये जो ग्रास ईटर एनिमल है ये इजीली जो है आपके साथ फ्रेंडली है, ये आपके साथ रह जाएंगे, क्योंकि इनके खाने पीने का जो सामान है ये क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, जो आपके एनवायरनमेंट से यूं ही मिल जाएगा। और ये हिंसक नहीं है।
जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होती है वो हिंसक नहीं है, ठीक है ना। कैटल्स जो होते हैं वो हिंसक नहीं होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनको पालना शुरू कर दिया कैटल्स वगैरह को। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये इनको मिल्क दे रही है, मीट दे रही है, बर्डन्स भी कैरी करके लेके जाती है, क्योंकि हमें जो है कुछ जगहों पे बुलक कार्ट्स का भी एविडेंस मिला था, ठीक है। तो धीरे धीरे, और सबसे पहला एनिमल जिसको इन्होंने टैम किया था वो था वाइल्ड डॉग, यानी कि डॉग का भी पूर्वज फॉर्म, एंसेस्टर्स, ठीक है ना। तो इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, देखो हर जगह पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है। एग्रीकल्चर के लिए आपको एक फर्टाइल सॉइल, मॉडरेट टेम्परेचर और प्लेंटीफुल ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। पर जिन जगहों पे एग्रीकल्चर, हम ये कह सकते हैं कि 3 प्रकार की जगह होते होंगे जहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा। कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ आप एनिमल्स को ही चरवाहा यानी कि डोमेस्टिकेट कर सकते हो, या एक ऐसी भी जगह होगी जहाँ पे एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन दोनों एक साथ होता होगा। तो जहाँ पे जो पॉसिबल हुआ होगा, लोगों ने उसी ऑक्यूपेशन को वहाँ पे चुन लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनिमल एज इन्वेंटर्स ऑफ व्हील्स। जैसे ही आप खुद सोचिए कि एग्रीकल्चर जैसे आ गया, उसके साथ साथ सर्पल्स, यानी कि सर्पल्स क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो चीज़ हम वहाँ पे बना रहे हैं, जो हमें बच रहा है हमारा खाना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तो मतलब ट्रेड होता होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो कि ये बता रहे हैं कि ट्रेड वहाँ पे होता था। तो ट्रेड किस चीज़ को लेकर के होगा, ऑब्वियस यहाँ पे ज़रूर एग्रीकल्चर चेंजेस, पॉटरीज़, इन्हीं सब चीज़ों का, अगर कोई मेटल अगर यहाँ पे मिलता होगा तो इन्हीं सब चीज़ों का जो है वो ट्रेड होता होगा। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम ट्रेड की दिशा पे ले जा रहे हैं तो इनको फिर मार्केट तक लेकर के कैसे जाते होंगे। तो हमें यहाँ पे व्हील्स का इन्वेंशन का जो है उसके भी एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे अगर बुलक कार्ट शो कर रहे हैं तो वहाँ पे व्हील्स है, तो मतलब व्हील्स भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। द रिवॉल्यूशन इन अर्ली मैन्स लाइफ केम विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स। व्हील्स ही नहीं बल्कि बोट का भी एक सील पे जो है बोट भी हमें मिला था। बोट यानी नौका, ठीक है ना। नौका से भी ये लोग जो है अपनी चीज़ों को लेकर के ट्रैवल करते थे। इससे क्या हुआ, इस व्हील के इन्वेंशन से क्या हुआ, व्हील से इन लोगों ने पॉटरी भी बनाई और साथ ही साथ अपने सामान को जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी करने में इनको बहुत ज़्यादा आसानी हुई, ठीक है। अब पॉटरी की बात कर रहे हैं, जो पॉटरी ये लोग बनाते थे। अब देखिए एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें इनको सीरियल्स या बार्ले, राइस, वीट, जो भी ये क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, इन क्रॉप्स को कहीं तो रखना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्ले पॉट्स में रखना शुरू कर दिया। क्ले यानी मिट्टी से बने हुए जो पॉट्स है उन पे इन्होंने इसको रखना शुरू कर दिया। पर इनकी जो पॉट थी, जो इनका जो मटका है, वो मटका इन्होंने बेक्ड किया है फायर अल्टार्स में, ठीक है ना। डिफरेंट साइज, शेप, इवन की अलग अलग डिज़ाइंस के भी पॉट्स यहाँ पे मिले हैं। पर्पस क्या था, स्टोर करके रखने का। और कई जगह पे ये भी मिला है कि इन पॉटरीज का ट्रेड भी करते थे। अच्छा, हमें कैसे पता चला, हाउ डू वी नो अबाउट फार्मर्स एंड हर्डरर्स। हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं अर्ली फार्मिंग के, अर्ली हर्डरर्स के, ठीक है। पॉटरी मिले हैं, पिट हाउसेस मिले हैं, हमें टूल्स मिले हैं, पेंटिंग्स मिली हैं इनके डेली लाइफ की, ठीक है। रॉक पेंटिंग्स भी हम देख पा रहे हैं। इनके ट्रेसेस हमें मेहरगढ़ और बुर्जा होम में मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर और हर्डरर्स होते थे। और इन लोगों ने जो रॉक पेंटिंग्स किए हैं, ठीक है, जो केव्स में जो इन्होंने पेंट किया है, वो हंटिंग सीन्स, एग्रीकल्चर का सीन, इन्हीं सीन्स को हम स्टडी करके ये चीज़ इस कंक्लूजन में पहुंच पाए हैं। अब यहीं पर ही हमें एक चैल्कोलिथिक एज दिखाई देगा कि इट अबाउट 6000 years बैक द मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर।
कॉपर का यूज़ जो है इन लोगों ने 6000 ईयर्स अगो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और आप देखेंगे कि स्टोन को इसका मतलब किसने रिप्लेस किया? कॉपर। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द कॉपर स्टोन एज। इट मार्क एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम यूज़ ऑफ स्टोन टू मेटल्स। कॉपर का यूज़ अब यहाँ पे धीरे धीरे देखने को हमें मिला फार्मिंग के बाद। ठीक है। अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन जो है वो आपको मेहरगढ़, जो कि अभी के ज़माने में पाकिस्तान में मिलेगा, वहाँ पे हमें देखने को मिला। एनिमल फर्स्ट जो है एनिमल हमें यहीं पर ही देखने को मिला मेहरगढ़ में, और साथ ही साथ हमें ग्रेन्स और बोन्स भी यहीं इसी जगह पे हमें देखने को मिला। और बीड्स यानी कि मेहरगढ़ यहाँ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है हमें फ्यान्स बीड्स भी मिले, ऑर्नामेंट्स जिनको ये पहनते थे। तो मेहरगढ़ अपने एस्पेक्ट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में जो है मणिपुर, त्रिपुरा और गैरो हिल्स, यहाँ पे अर्ली सेटलमेंट के ट्रेसेस मिले हैं। और नियोलिथिक साइट में सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है आसाम। ठीक है। एंड यहाँ पे हमें क्या मिला है? पॉलिश, स्टोन टूल्स, किचन आइटम्स भी हमें यहाँ मिले हैं। ठीक है। ये चैप्टर जो है यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं जल्द से जल्द अपने चैनल पे देने की कोशिश करूँगी, ताकि कि आप लोगों को मदद हो जाए इस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।